ग्यारहवीं क्लास के सभी विद्यार्थी आज थोड़ी सी थ्योरी समझें। थ्योरी समझने के बाद आपको इसके बाद के प्रैक्टिकल्स करवाए जाएंगे। आज की थ्योरी समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं कुछ शब्दों का, महत्वपूर्ण शब्दों का आपको अर्थ समझाने वाला हूँ। ध्यान दीजिए। आपका सबसे पहला शब्द है संपत्तियाँ। ठीक है। संपत्ति यानी क्या? व्यवसाय के वे सभी संसाधन जिनका वित्तीय मूल्य होता है, मतलब जिनकी एक कीमत होती है और जो व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होती है, जिस पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, संपत्तियां कहलाती है। मतलब वे सारी चीज़ें जो व्यवसाय चलाने के लिए खरीदी जाती हैं, जिनकी कीमत होती है, जो व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सहायक होती है, जिनके बिना व्यवसाय नहीं चल सकता। ठीक है। और जिन पर व्यवसाय के स्वामी का अधिकार होता है, व्यापार के मालिक का अधिकार होता है, उसे संपत्ति कहते हैं। जैसे मशीन, भवन, जमीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, संपत्तियां कहलाती हैं। संपत्तियों को दो श्रेणियों में बांटा गया, स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति। अब हम समझ जाते हैं कि ये स्थायी संपत्ति क्या होती है। ठीक है। स्थायी संपत्ति वे संपत्ति होती है जिनका दीर्घ जीवन होता है। दीर्घ जीवन होता है मतलब लंबे समय तक चलती है। ठीक है। मतलब एक बार खरीदी जाती है तो कई साल तक ये व्यापार में मौजूद होती है और चलती है। ये विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती, मतलब बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि निरंतर प्रयोग के उद्देश्य से खरीदी जाती है। इनका प्रयोग निरंतर होता रहता है। जैसे भूमि यानी जमीन, भवन, फर्नीचर, उपकरण यानी यंत्र, मोटर, ये सब इस संपत्तियां होती है। ठीक है। ये निरंतर चलती रहती है, इसे बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता। इन्हें पूंजीगत संपत्ति या गैर चालू संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है। यानी जो संपत्ति स्थायी होती है, लंबे समय तक चलती है, व्यवसाय में फिर से बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, एक बार खरीदी जाती है तो कई सालों तक व्यवसाय को फायदा पहुंचाती है, उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। ठीक है। इसे पूंजीगत संपत्ति भी कह सकते हैं और गैर चालू संपत्ति भी कहते हैं। नंबर 2 पे आती है चालू संपत्ति। इंग्लिश में इसे कहते हैं करंट असेट्स और स्थायी संपत्ति को कहते हैं फिक्स्ड असेट्स। ये वे संपत्तियां होती है जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती। मतलब ये जो स्थायी संपत्ति होती है ऊपर वाली, ये व्यापार में एक बार आती है तो लगातार चलते रहती है, कई साल तक व्यापार में मौजूद होती है। लेकिन जो चालू संपत्ति होती है, ये वे संपत्तियां होती है जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती। ठीक है। इन्हें बिक्री के उद्देश्य से खरीदा जाता है। मतलब ये ऐसी संपत्ति होती है इसे खरीदने के लिए, इसे बेचने के लिए खरीदा जाता है, अर्थात रोकड़ में परिवर्तन करने के उद्देश्य से रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि स्थायी संपत्ति व्यापार में कई साल तक मौजूद रहती है और इसे बेचने के लिए खरीदा नहीं जाता। ये निरंतर चलते रहती है और कई सालों तक व्यापार में ऐसी की ऐसी बनी रहती है। लेकिन जो चालू संपत्ति होती है वो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती, मतलब व्यापार में एक जैसी नहीं रहती। उन्हें खरीदा जाता है लेकिन बेचने के उद्देश्य से, ताकि उसे रोकड़ में परिवर्तन कर दे, यानी बेचकर पैसा कमाया जा सके। जैसे रहती है यानी स्टॉक, बचा हुआ माल, पड़ा हुआ माल, देनदार जिनके ऊपर हमारा पैसा है, प्राप्य विपत्र, बैंक में जमा किया गया धन, हमारे पास पड़े हुए स्टोर्स और कई प्रकार की व्यापारिक वस्तुएं जो हमारे पास लंबे समय तक नहीं रहती। इन्हें खरीदा तो जाता है लेकिन पैसों में परिवर्तित करने के लिए, यानी समय आने पर इसे पैसों में बदला जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं दायित्व पर, जिसे लायबिलिटीज कहते हैं। व्यवसाय में कुछ राशियां ऐसी होती है जिन्हें चुकाने का दायित्व व्यवसाय पर होता है। सीधी भाषा में व्यवसायी के मालिक के ऊपर, सिर के ऊपर मंडराने वाला कर्जा दायित्व कहलाता है, जिसे चुकाना पड़ता है।
व्यापार के ऐसे देय धन को दायित्व कहते हैं, जो व्यवसाय के स्वामी को किसी को चुकाना है। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन दायित्व या स्थायी दायित्व, और अल्पकालीन दायित्व या चालू दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व ऐसी देनदारियां होती है, ऐसे कर्जे होते हैं जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात, लंबे अवधि के पश्चात, लगभग 1 साल के बाद करना होता है। मतलब जो कर्जा 1 साल के बाद उतारना हो उसे स्थायी दायित्व कहते हैं। जैसे दीर्घकालीन ऋण, लंबी अवधि के लिए लिया गया ऋण, पूंजी ऋण। और अल्पकालीन दायित्व, ये वे दायित्व होते हैं जिनका 1 वर्ष में भुगतान करना होता है। जैसे लेनदार जिनसे कर्जा लिया है, देय विपत्र ऐसे बिल जिसका भुगतान करना है, बैंक से लिया गया कर्जा, बैंक से उठाया हुआ कर्जा, अल्पकालीन ऋण। यानी सीधी भाषा में आप लोगों को एक बात समझ जानी है कि संपत्तियां वे होती है जो व्यापार को चलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। और संपत्तियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी संपत्ति जो लंबे समय तक व्यापार में बनी रहे और व्यापार को सहायता प्रदान करे, और चालू संपत्ति जो व्यवसाय के स्वामी द्वारा खरीदी जाती है या व्यवसाय के स्वामी के पास रहती है लेकिन कम समय के लिए और उसे तुरंत रोकड़ में बदला जाता है। उसी प्रकार दायित्व यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे तत्व, ऐसी थिंग्स जो व्यापार के स्वामी के सिर के ऊपर कर्जे की तरह होती है, तो व्यापार के स्वामी को किसी को चुकाने पड़ते हैं। और दायित्व 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालीन दायित्व जो 1 साल के बाद चुकाए जाए, और अल्पकालीन दायित्व जो 1 साल के अंदर चुका दिए जाए। ठीक है, अब हम आते हैं आगम पर। आगम से आशय ऐसी राशि से है जो माल और सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। यानी व्यवसाय के स्वामी को जो लगातार प्राप्त होता रहे, कंटिन्यू प्राप्त होता रहे, चाहे वो माल बेचकर प्राप्त हो या लोगों को सेवाएं देकर प्राप्त हो, नियमित रूप से प्राप्त हो, लगातार प्राप्त हो, प्रतिदिन के कार्यों से प्राप्त हो, उसे आगम कहते हैं। ठीक है, व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से यानी रोजमर्रा के कार्यों से प्राप्त होने वाली राशियां आगम कहलाती है। मतलब व्यवसाय के स्वामी द्वारा रोज जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन क्रियाकलापों द्वारा व्यवसाय के स्वामी को प्राप्त राशि आगम कहलाती है। ठीक है, जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, भत्ता आदि। व्यय, व्यवसाय में माल, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन या प्राप्ति करने के लिए जो लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। मतलब माल बनाने के लिए, वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जो भी खर्चा आता है, जो भी लागत आती है उसे व्यय कहते हैं। ठीक है, माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किया गया भुगतान व्यय के अंतर्गत आता है। जैसे आप माल खरीदने के लिए जो भी खर्चा करते हो ना, वो आपके व्यय है। जैसे मजदूरी, भाड़ा, रेल भाड़ा, माल के वितरण के लिए अर्थात माल को बांटने के लिए, बिक्री के लिए किया गया भुगतान, वेतन देना, किराया देना, विज्ञापन करना, बीमा करना, ये सब व्यय है। ठीक है, माल को बनाने और माल के उत्पादन करने और माल को बांटने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा आता है उसे व्यय कहते हैं। ठीक है, आगे है खर्चा। खर्चा वह राशि होती है जो व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता की वृद्धि हेतु भुगतान की जाती है। मतलब व्यवसाय लंबे समय तक लाभ कमाने के लिए, व्यवसाय को लंबे समय की अवधि के लिए लाभ कमाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसे जो भी राशि भुगतान की जाती है उसे खर्चा कहते हैं। खर्चा लंबी अवधि की प्रकृति से संबंधित होता है। मतलब खर्चा लंबी अवधि के लिए किया जाता है। जैसे व्यवसाय की संपत्तियों के अधिग्रहण की प्राप्ति हेतु जो भुगतान किया जाता है उसे खर्च कहते हैं। मतलब संपत्तियों को अपने अंडर में लेने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे व्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आय पर। वह राशि या जिससे व्यापार की पूंजी में वृद्धि होती है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया पैसा या धन या वस्तुएं पूंजी कहलाती है। और वह राशि या जिससे व्यापार की पूंजी में वृद्धि हो आय कहलाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। इस राशि को ज्ञात करने के लिए आगम में से व्यय घटा दिए जाते हैं। मतलब ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि वह राशि जिससे व्यापार की पूंजी में वृद्धि हो आय कहलाती है। बस इसका आपको ध्यान रखना है। आगे जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपका आगम 25,000 है, आगम यानी प्राप्ति, तो उसमें से व्यय 12,000 रुपये है, तो 13,000 रुपये आपकी आय हो गई। मतलब आपको अगर 25,000 रुपये कहीं से प्राप्त हो रहे और उसमें से अगर 12,000 रुपये आपके खर्चा हो गया, व्यय हो गया, तो आपके पास जो बचेंगे 13,000 रुपये वो आपकी आय होगी, यानी पैसा कमाई होगी। इसे हम लाभ भी कह सकते हैं। ठीक है,
फिर हानि, जब व्यय आगम से अधिक होते हैं। देखिए मैंने आपको आगम का मतलब बताया। आगम का मतलब होता है कि व्यवसाय के प्रतिदिन के कार्यों में व्यवसाय के स्वामी को जो प्राप्ति होती है वो आगम कहलाती है। वो अपने दैनिक जीवन में जो भी क्रियाकलाप करता है, माल खरीदना, बेचना, किसी को पैसा देना, किसी से पैसा लेना, ये सारे उसके रोजमर्रा के क्रियाकलाप है। और इससे उसके पास जो पैसा आता है वो आगम कहलाता है। और उसमें से व्यय घटाने के बाद, खर्चा घटाने के बाद उसके पास जो बचता है वो आय है। और यदि व्यय यानी खर्चा आगम से ज़्यादा हो तो हानि कहलाएगी। बताया था ना मैंने, आगम 25,000 है यानी प्राप्ति 25,000 है और खर्चा 12,000 है, यानी आपने कमाया 25,000 और खर्चा किया 12,000, तो 13,000 रुपये आपकी क्या है, आय है। और अगर आपने कमाया 25,000, आपके आगम 25,000 है और व्यय हो गया 28,000, यानी आपका खर्चा ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार आपको जो 3,000 रुपये हुए वो हानि है। ठीक है, जब व्यय आगम से अधिक होते हैं यानी खर्चा प्राप्ति से ज़्यादा हो तो यह व्यय का अधिक कहलाता है यानी हानि कहलाता है। ठीक है, और हानि से पूंजी में कमी होती है। हानि आग से भी हो सकती है, चोरी से भी हो सकती है, बाढ़ आने से भी हो सकती है, दुर्घटना से भी हो सकती है। इस सारी हानि को असामान्य हानि कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ने जा रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कटौती या बट्टा। ये टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम इसके प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। कटौती या बट्टा, आपने सुना होगा ये क्या होता है। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत को कटौती, बट्टा, छूट या अपहार कहते हैं। इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत को कटौती कहते हैं। रियायत यानी छूट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, मैं समझाता हूँ। तो मान लीजिए आप एक दुकान पर गए, आपने उससे पूछा कि भैया ये शर्ट कितने का है, उसने बोला सर ये 500 रुपये का है। आप बोले थोड़ा कम करो, उसने आपको वो शर्ट 480 में दे दी, यानी उसने आपको 20 रुपये रियायत दी। रियायत को हम बट्टा या छूट कहते हैं। यानी जो माल अंकित मूल्य से, छपी हुई कीमत से कम मूल्य पर बेचा जाता है, तो जितनी कीमत वो कम करता है वो कम की गई कीमत बट्टा या छूट कहलाती है। इसे दूसरी भाषा में हम अपहार भी कहते हैं। बट्टे दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। बस ये दो चीज़ आपके समझना है, क्योंकि ये दो चीज़ पर आधारित जनरल एंट्रीज में आपको भी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जनरल एंट्रीज में जो कुछ भी पढ़ा है, अब हम लोग उसके एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं, बट्टा, डिस्काउंट। ठीक है, विक्रेता अपने ग्राहकों को माल खरीदते समय उसके अंकित मूल्य में जो रियायत करता है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को माल बेचते समय या ग्राहकों द्वारा माल खरीदते समय वस्तु की छपी हुई कीमत में जो राशि कम करके बेचता है उसे बट्टा या व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टे का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, इसे बीजक में दर्शाया जाता है। बीजक यानी रसीद जो बनती है उसमें दर्शाया जाता है, पर पुस्तकों में इसका लेखा नहीं किया जाता। ठीक है, कुल मूल्य में से घटाकर शुद्ध मूल्य निकाल लिया जाता है और हिसाब की पुस्तकों में शुद्ध मूल्य की प्रविष्टि की जाती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यापार का मालिक एक वस्तु 1,000 रुपये की बेच रहा है, मतलब वस्तु पे 1,000 रुपये कीमत अंकित है, लेकिन 1,000 रुपये कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग उसे खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को चीज़ अच्छी तो लग रही है, पर कीमत ज़्यादा होने की वजह से लोग उसे खरीदना नहीं चाहते। तो व्यापार का मालिक क्या करेगा? व्यापार का मालिक वो 1,000 रुपये की कीमत को 950 या 930 या 940 रुपये कर देगा। तो छपी हुई कीमत पर उसने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो छूट दी है, जो रियायत दी है, जो राशि कम की है, वो राशि व्यापारिक बट्टा कहलाती है। इससे क्या होगा? इससे ग्राहक उस वस्तु को खरीदने के लिए अब तैयार हो जाएंगे, उसकी बिक्री बढ़ेगी और व्यापारी का फायदा होगा।
ठीक है, यानी किसी भी वस्तु की छपी हुई कीमत पर, अंकित मूल्य पर जो रियायत दी जाती है उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टे का जो लेखा होता है ना, व्यापार की पुस्तकों में नहीं होता, इसका ध्यान रखना। इसे बीजक में दिखाया जाता है, बीजक मतलब रसीद में, तथा कुल मूल्य में से घटाकर शुद्ध मूल्य निकाल लिया जाता है और फिर हिसाब की पुस्तकों में शुद्ध मूल्य की प्रविष्टि होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि एक वस्तु 1000 रुपये की है और उसके ऊपर 50 रुपये कम किए गए, तो ये 50 रुपये व्यापारिक बट्टा है। उस 50 रुपये की प्रविष्टि व्यापार की पुस्तकों में नहीं होगी, लेकिन जब बीजक बनेगा, रसीद बनेगी, उसमें होगी। और अंत में 1000 रुपये की वस्तु अब ग्राहक को 950 में मिल रही है, तो वास्तविक कीमत में से बट्टा घटाकर जो 950 रुपये आएगा शुद्ध मूल्य, उसकी प्रविष्टि की जाएगी। ठीक है, यानी हिसाब की पुस्तकों में व्यापारिक बट्टे का लेखा नहीं किया जाता, परंतु बीजक में रसीद में इसे दिखाया जाता है, लेकिन कुल मूल्य में से घटाकर शुद्ध मूल्य निकाल लिया जाता है और हिसाब की पुस्तकों में शुद्ध मूल्य की प्रविष्टि की जाती है। जैसे 1000 रुपये की चीज़ अगर आपने 950 में खरीदी है तो हिसाब की पुस्तकों में 950 की ही प्रविष्टि होगी। और जो व्यापारिक बट्टा होता है हर प्रकार के ग्राहक को दिया जाता है, चाहे वो नगद माल खरीदे चाहे उधार। इसका एक ही उद्देश्य होता है, अपनी बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, अब आता है नगद बट्टा। शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है। निर्धारित अवधि में नगद राशि या चेक द्वारा भुगतान करने पर ऋणी को जो रियायत दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। मतलब जिसके ऊपर आपका पैसा है, जिसने आपसे माल खरीदा है, अगर वो निर्धारित अवधि में समय रहते पैसे का भुगतान कर दे, चाहे नगद कर दे या चेक से भुगतान कर दे, तो उसको कुछ और रियायत दी जाती है, जिसे नगद बट्टा कहते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे एक वस्तु की कीमत 1000 है और दुकानदार ने उसकी बिक्री बढ़ाने के लिए 50 रुपये कीमत कम कर दी, ये व्यापारिक बट्टा है। यानी अब ग्राहक को वस्तु कितने में मिलेगी? 950 में। और अगर ग्राहक 950 रुपये निर्धारित अवधि में चुका दे, नगद चुका दे या चेक से चुका दे, तो व्यापारी उसे 50 रुपये और बट्टा देगा कि भाई तूने समय रहते पैसा का भुगतान कर दिया। तो ये कौन सा बट्टा कहलाता है? नगद बट्टा। ऐसे भुगतान के समय ग्राहक को संपूर्ण रकम चुकाने के स्थान पर कुछ रकम कम चुकाने की रियायत दी जाती है। मतलब ये है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए वस्तु की छपी हुई कीमत को कम करके अगर बेचा जाए, तो जितनी छपी हुई कीमत में कीमत कम की गई है वो व्यापारिक बट्टा कहलाता है। और ग्राहक जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे, इसके लिए कुछ कीमत और कम की जाती है, इस बार जो कीमत कम की गई है वो नगद बट्टा कहलाता है। ठीक है, जैसे 1000 रुपये की वस्तु 950 में बेची तो ये व्यापारिक बट्टा है, और 950 रुपये ग्राहक जल्दी भुगतान कर दे तो 50 रुपये और कम किए गए। भाई जो निश्चित समय में भुगतान कर देगा कि वस्तु उसे 900 रुपये में मिलेगी, तो ये नगद बट्टा है। ठीक है, इस रियायत का मुख्य उद्देश्य शीघ्र भुगतान करना है और ग्राहकों को आकर्षित करना है। मतलब ग्राहक जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे, यही इसका उद्देश्य होता है। इसका लेखा पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसका ध्यान रखना, बट्टे 2 प्रकार के होते हैं। और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उसकी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य। व्यापारिक बट्टा जो होता है ना, वो माल की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है ना। इसका एक ही उद्देश्य होता है कि भाई माल की बिक्री को बढ़ाना, चाहे कुछ भी हो। ग्राहक हमारे पास आए, हमारी वस्तु खरीदे और वस्तु फटाफट बिके, यही व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य होता है। और नगद बट्टे का उद्देश्य क्या होता है भाई? नगद बट्टा शीघ्र भुगतान पाने के उद्देश्य से दिया जाता है। मतलब कस्टमर, ग्राहक जल्दी से जल्दी भुगतान करते, इसलिए नगद बट्टा दिया जाता है। ठीक है। समय। जो व्यापारिक बट्टा होता है क्रय और विक्रय के समय व्यापारिक नियमों के अनुसार दिया जाता है। यानी माल खरीदते समय खरीदने वाले को दिया जाएगा और बेचते समय बेचने वाला इसे देगा, लेकिन व्यापारिक नियमों के अनुसार। ठीक है। और नगद बट्टा कब दिया जाएगा? निश्चित अवधि में भुगतान करने पर यह बट्टा दिया जाता है। मतलब व्यापारिक बट्टा माल खरीदते बेचते समय दिया जाता है और नगद बट्टा निश्चित अवधि में भुगतान करते समय दिया जाता है। ठीक है। आधार। यह अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी वस्तु की छपी हुई कीमत पर। जितनी वस्तु छपी है उसका 10%, उसका 20%, और यह भुगतान की जाने वाली रकम पे दिया जाता है। जैसे आपको उदाहरण समझाया है ना मैंने, 1000 रुपये पर 50 रुपये कम किए गए, वस्तु बेची गई, तो ये व्यापारिक बट्टा है।
और 950 रुपये कस्टमर के द्वारा चुकाए जाने पर उसे 50 रुपये और कम किए गए, अब कस्टमर चुकाएंगे 900 रुपये, तो ये नगद बट्टा है। मतलब यह माल के अंकित मूल्य पे दिया जाता है और यह भुगतान की जाने वाली रकम पर दिया जाता है। ठीक है, जो छपी हुई कीमत है उस पर व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा और जो भुगतान की जाने वाली कीमत पे उस पर नगद बट्टा दिया जाएगा। ठीक है, पुस्तकों में लेखा अभी समझाया मैंने आपको, व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता, जबकि नगद बट्टों का पुस्तकों में लेखा किया जाता है। इसका ध्यान रखना आप लोग। बीजक, बीजक मतलब रसीद जो होती है, ठीक है, इसे बीजक में दिखाया जाता है। व्यापारिक बट्टे को बीजक में दिखाया जाता है, नगद बट्टे को बीजक में नहीं दिखाया जाता, इसका ध्यान रखना। प्राप्तकर्ता, ये जो व्यापारिक बट्टा होता है प्रत्येक क्रेता को दिया जाता है, हर क्रेता को दिया जाता है, चाहे वो नगद खरीदे या उधार। और नगद बट्टा प्रत्येक व्यापारी को नहीं दिया जाता, जो जल्दी भुगतान करे उसी को दिया जाता है। ठीक है, फिर एक साथ व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा भी दिया जा सकता है, यानी दोनों बट्टे एक साथ दिए जा सकते हैं। व्यापारिक बट्टे के साथ नगद बट्टा दिया जाएगा, लेकिन नगद बट्टे के साथ व्यापारिक बट्टा देना आवश्यक नहीं है। दर, व्यापारिक बट्टे की दर प्राय अधिक होती है क्योंकि ये व्यापारिक नियमों के अनुसार दिया जाता है, और नगद बट्टे की दर कम होती है क्योंकि हर कोई जल्दी शीघ्र भुगतान नहीं करता। ठीक है, इतने आपके लिए अंतर काफ़ी है, इसका ध्यान रखें।